हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे गेस्ट सीनियर रहनुमा असलम गौरी साहब, JUIFA के रहनुमा हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर शो में शिरकत करने के लिए। सर, अभी हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के बयान पर काफ़ी हलचल मची हुई है और उनसे मुआफ़ी का मुतालबा भी किया जा रहा है। ज़ाहिर है सब अपनी अपनी जगह पर कंडेम कर रहे हैं उनके इस बयान को, लेकिन आपका क्या कहना है इस हवाले से? पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आपने बयान पूरा सुना है? जी, बयान तो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है सर, उस पर खूब शोर शराबा और टॉक शोज हो रहे हैं। आपने देखें, मेरी बात सुने जी। आप, मैं सबसे पहले तो इस पे एहतजाज करूंगा आपसे कि आपने मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर उसको मुतनाज़ा बयान कहा है। जी। जबकि आप चाहते तो पहले इस बयान को चलाते, आपके नाज़रीन सुनते, मैं भी सुनता कि इसमें मुतनाज़ा चीज क्या है, लेकिन आपने पहले ही फैसला कर लिया और आपने कह दिया मुतनाज़ा। लगता है आपको भी कहीं से शायद व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है। बात यह है जी अच्छा। बात यह है कि ये जो तमाशा 3-4 दिन से चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के थ्रू भी रिक्वेस्ट करूंगा उन हजरात से जो इस मुल्क के अपने आप को बादशाह कहलाते हैं, हमारे मोहतरम जनाब अता तारड़ साहब, वो मौलाना साहब का बयान एक दफा PTV पे चला दे ताकि कौम को पता चले मौलाना ने कहा क्या है। जी। सियाको सबाक से हटके बातें अगर आप करेंगे, आप ये कहें कि ये मौलाना साहब ने अगर जुमला कहा तो उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या था, मकसद क्या था, वो तो आपने कुछ नहीं चलाया ना। आप लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब, वो भाई शोहदा मेरे भी हैं, मेरे अजीज रिश्तेदार फौज में बैठे हुए हैं, बहुत बहुत अहम सीटों पे बैठे हुए हैं। मैं आपके इल्म में एक बात दूं कि ये बयानुल मरसूम जो हुआ है, जंग हुई थी, इसके जो तैयारे इंडिया में अटैक करने गए थे, मेरी एक MNA है, बहुत मोहतरमा MNA, उनके साहबजादे उन पायलटों में से एक जहाज के पायलट थे, जिनको अप्रिशिएट किया है अक़वामी असम्बली के स्पीकर ने, असम्बली के अंदर खड़े होके कि हमें फख्र है कि आपका साहबजादा उसमें था, हमारे लोग फौज में नहीं है। ऐसी कैसी बात होगी कि हम शोहदा के खिलाफ हो गए? शोहदा देखें, शहीद कोई भी हो, पहले अपने खानदान का होता है, उनके माँ बाप बहन भाइयों का, वारसों का होता है, उसके बाद कौमी विरसा होता है। शहीद किसी पार्टी का, किसी अदारे का नहीं होता। हमने तो यहाँ देखा है, बड़े बड़े शहीद होते हैं, बड़े बड़े अदारे, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद उनको मिलते भी, उनके बच्चे सड़कों पर रुल रहे होते हैं, रोते फिर रहे होते हैं, उनको कोई नौकरियां देने के लिए तैयार नहीं होता। सही। तो वारस, अगर मुझे बताएं कितने शोहदा के वरसा ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ किस जगह एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कोई एक तो बताएं। 4 दिन में किसी एक शहीद के वारिस ने भी कोई मौलाना के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई मौलाना के खिलाफ बात की है? ये लल्लू पल्लू जो कल तक यही बातें करते थे, ये जिनके नाम आप रह रही हैं, निहाल हाशमी, ये सेनेट से क्यों फारिग हुआ था? क्या कहा था इसने फौज के बारे में, पता है आपको? ये ख्वाजा आसफ ने क्या कहा था आपको पता है? ये हनीफ अब्बासी कल तक क्या कह रहा था आपको पता है? परवेज रशीद क्या कह रहा था आपको पता है? आसफ अली ज़रदारी ने क्या कहा था आपको पता है? मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था आपको पता है? तो मैं तो यही कहूंगा, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। अब ये दिन भी आने थे कि ये मुल्क के वफादार और हम दुश्मन हो गए। कल हमारी क़यादत में तहरीकें चल रही थी, हमारे पीछे हाथ बांध के खड़े होते थे, हमारे सामने इजलासों में बैठ के आंसुओं से रोया करते थे। आज इनको हम मोहब्बत बता नहीं रहे मौलाना फजल रहमान। भाई शहीद मेरे भी हैं, शहीद फौज में अंदर हो, फौज से बाहर हो, सिविलियन हो या वर्दी वाला हो, शहीद जहां भी शहीद होता है वो पूरी कौम का विरसा है, पूरी कौम की अमानत है। कोई शहीदों का ठेकेदार ना होने, मुझसे ज्यादा मुल्क का कोई वफादार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। मेरी अर्सुल है, मैंने 2000 से ज्यादा अपने कारकुन उलमाए कराम की शहादत मैंने सीने पे है, मेरे पास तमगा है उसका, जो मैंने बगैर असले के, मेरे लोगों ने बगैर असले के दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। और दूसरी तरफ वो हजरात शहीद हुए, मैं उनको भी सलाम करता हूँ जो असले के साथ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मेरे लोग तो खाली जहन, खाली हाथ, सिर्फ उनके बयानियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो मेरी शहादतों को जाया करते हो, मेरे कारकुनों की शहादतों को जाया करते हो, मेरे 3 MNA शहीद हुए उनको जाया कर रहे हो, मेरे एक अभी लेटेस्ट MPA शहीद हुए उनको जाया करते हो। जुल्म ना करो, ये जुल्म अच्छा नहीं है। पाकिस्तान है, ये दिन बदलते रहते हैं, आज आप हुकूमत में, कल नहीं होंगे। ये जहन में रखें कि जब आप हुकूमत में नहीं होते तो फिर आप, मैं तो कहता हूँ ये हमारे जितने भी ये बड़ी पार्टियां जो हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, मैं कहता हूँ कि ये मेरे बहरानों के दोस्त हैं, ये बहरानों में मेरे दोस्त होते हैं, बाद में इनके कब्जों में सरिये आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी वहीं खड़े थे जब PDM पे खड़े थे, आज भी उसी जगह पे खड़े हैं। ये इक़्तिदार के भूखे थे, इक़्तिदार में चले गए। बिल्कुल यही बात मैं आपसे करना चाह रही थी कि ये वही लोग हैं जो आप इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, जो आपके दोस्त थे जिन्होंने PDM का सरबराह बनाया खुद मौलाना साहब को। और आज वही लिस्ट है, अगर आप नाम बिल्कुल देखेंगे, जिनके नाम आपने भी लिए फर्दन
ये वही लोग हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ये इक़्तिदार में हैं तो फिर इनको इस तरह के बयानात से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अब अगर ये मुतनाज़ा बना दिया गया है और उसके ऊपर तमाम सियासी हल्के एक साइड पर हो गए हैं, तो अब JUIFA की क़यादत किस तरह से इसको डिफेंड करेगी या किस तरह से आगे बढ़ेगी इस बयान के ऊपर? देखें, मैंने फिर अभी पहले भी अर्ज किया, अभी भी कह रहा हूँ, इस बयान को चला दें, PTV पे चला दें, पूरी कौम सुन ले। 55 मिनट का बयान है, पूरी कौम सुन ले, फिर कौम फैसला कर दे। हम हाजिर बैठे हुए हैं हम। लेकिन जब तक हमें देखें, मुजरम कोई भी होता है, अदालत में आप जाते हैं ना, किसी केस में भी आप पर फर्द जुर्म आयद होती है कि आपने ये जुर्म किया है। इसके बाद फिर सजा का तयन होता है कि आप माफी मांगते हैं या आपको ये सजा देते हैं। यार कौन लोग हैं वो? आप कैसे आप पे फर्द जुर्म आयद कर रहे हो? आप होते कौन हो? आप अपने आप को कैसे जज बना लिया आप लोगों ने? आप हमें कुछ साबित तो करो कि हमने ये जुर्म किया है। अगर हमने जुर्म किया है, हम कौम से ही माफी मांगेंगे, हम वतन से ही माफी मांगेंगे। ऐसी बात नहीं है। ये इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। तकलीफ कोई और है तो खुल के बताए ना। मैं एक बात पे हैरान हूँ, चलो जिनका तो आपने नाम लिया सियासतदान है, मैं दूसरी तरफ हैरान हूँ कि क्या इतनी ये बयानियां बनाने वाले इतने बेचारे इतने ज़ईफ हो गए या इतने बेवकूफ हो गए या इतने कमजोर हो गए कि उनको अपने लिए ताहिर अशरफी, फयाजुल हसन चौहान और ओन चौधरी और हिना परवेज भट्ट जैसे लोगों को वकील बनाना पड़ा अपना? शर्म की बात नहीं है? इनको तो गली वाले मोहल्ले वाले पानी का गिलास नहीं पिलाते, जिनको उन्होंने अपना वकील बना लिया है। क्या हो रहा है भाई? मौलाना फजल रहमान के 50 लाख कारकुन इस वक्त उनके हाथ से बैतशुदा हैं, पर्ची कटी हुई है। इलेक्शन कमीशन में एक एक आदमी की शनाख्ती कार्ड कापी जमा है 50 लाख लोगों की। लेकिन तो मैं सुबह अगर ऐलान कर दिया, सिंध में 12 लाख है मेरे, पंजाब में 10 लाख है मेरे, इस तरह KP के और वहां है। अगर मैंने एक एक लाख आदमी भी एक एक शहर में बिठा दिया तो फिर हुकूमत कर लेंगे ये लोग। तो गौरी साहब, अब तो मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया ना, तो फिर अब अदालतों में पेश भी होंगे, फिर ये सब लोग कारकुनान भी साथ जाएंगे, फिर आगे क्या करना है? अब आप कह रहे हैं कि हम तो माफी भी मांग लेंगे, आप एक बार बयान चला दें, आप खुद उसको एक बार देख लें कि उसमें ऐसी क्या चीज है। अब तो धड़ल्ले से मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं ना मौलाना फजल रहमान साहब पे। मैं वेलकम करता हूँ जी, वेलकम करता हूँ। कोर्टों में फेस करेंगे ताकि हकीकत तो सामने आए ना कि कहा क्या है हमने। हमें तो पता है हमने क्या कहा, कौम को तो पता चले ना क्या कहा है। मैं कराची में जलसा करता हूँ, आप नहीं PTV पे, आप नेशनल मीडिया पे नहीं चलाते। मैं पशीर में जलसा करता हूँ, आप नेशनल मीडिया में नहीं चलाते। मैं चारसदा में जलसा करता हूँ, आप नेशनल मीडिया में नहीं चलाते। मैं पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के अंदर खड़ा होकर तकरीर करता हूँ, आप नेशनल मीडिया पे नहीं चलाते। खुदा का खौफ का है यार, ये क्या है? क्या मुल्क में मार्शल्लाह है? क्या शहबाज शरीफ मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर हैं? क्या मैं समझूं कि सिविलियन मार्शल्लाह लग गया पाकिस्तान में कि एक अपोजिशन जमात को, जिसको कल वो सब अपना बाप कहते थे, हाथ भी चूमते थे, पाँव पे भी हाथ रखते थे, आज उसके बयानात भी TV पे नहीं चल सकते। तो मैं अवाम, देखिए मैं अवाम में जाऊंगा, देखिए मैं अवाम में जाऊंगा। मैंने इन 3 सूबों के बाद अब पंजाब का रुख किया है। अब तख्ते लाहौर में थोड़ा सा जल्जला आया हुआ है आजकल। अभी वो जल्जला जो है ना, वो अब 4 या 5 पॉइंट का है। अभी इंशाल्लाह 8-9 तक जाएगा। मेरा अगला स्टेप भी पंजाब में ही है और हम अपने कारकुन तक पहुंच रहे हैं। इनका ख्याल था 1000-1500 आदमी आएंगे लाहौर में। पंजाब में मौलवी कहाँ है? ये तो पठानों की जमात है। इनको पता लगा कि पंजाब का जलसा जो था वो चारसदा और पशीर से भी बड़ा जलसा हो गया, जिसके बाद जलजला मुस्लिम लीगियों के घरों में आया हुआ है। इंशाल्लाह अगला कदम हमारा और आगे होगा और पंजाब के हर डिवीजन में हम जलसे करेंगे, उनको बताएंगे कि जमीयत उलमा की हैसियत क्या है। तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि ये उसी के ताने बाने हैं और मरियम बीबी की जानिब से करवाया जा रहा है ये सब कुछ ताकि वो रोक सकें? और मेरा दूसरा कनेक्टिंग सवाल प्लीज ले लीजिएगा, आप जवाब देना चाहें, इट्स अप टू यू, कि आपको इन सब चीज़ों की कोर रीज़न क्या लग रही है? कल तक तो ये आपके पास आ रहे थे, 24-24 घंटे आपके पास बैठे हुए थे। आईनी तरमीम का मामला हो, कोई भी मामला हो, ये आपके पास रोते थे, आप इनके पास होते थे, आपके कदमों में आपके साथ बैठे हुए होते हैं। बात यहाँ तक कैसे पहुंची कि इस बयान को इतना मुतनाज़े बना दिया कि उसको 3 दिन से सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है? आपने जो बताया 2 रीजन है, उसमें 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि 2 महीने पहले पंजाब ने गंदम की फसल उठाई है, सही, और जो कौम को बताया गया था कि इतने लाख मैट्रिक टन हो गई है, 2 महीने के अंदर उसमें से 45 लाख मैट्रिक टन गंदम गायब हो गई है। अच्छा, इस पे बाकायदा कमेटी में बन रही सब कुछ। और मेरी इतला के मुताबिक जो पंजाब हुकूमत है उसके बड़े जड़े जो समझदार लोग हैं उन्होंने गोदामों में उसको जखीरा कर लिया ताकि इसको ब्लैकमेल करके बाद में बेचे। सही, ठीक। एक दूसरा ये कि 480 टेक्सटाइल मिलें पंजाब में हैं, जिनमें से 300 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन।
कॉटन इस मुल्क में 1.5 करोड़ बेल्स होती थी, जो अब सिर्फ 50 लाख रह गई है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल मिलें हो गई है। 180 ये मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जो फिगर आपको दे रहा हूँ, सिर्फ इस वक्त 180 टेक्सटाइल मिलें चल रही हैं। 300 टेक्सटाइल मिलों में कम से कम मिनिमम भी 9 लाख अफराद जॉब करते थे, जो बेरोजगार हो गए हैं। इतना बड़ा वकुआ हुआ है कि हम लोग शर्म से, पूरी कौम शर्मिंदा है जो डार फैमिली ने किया है। बाहर से गैर मुल्की गैर मुस्लिम खवातीन बुला के जो उनके साथ यहाँ आबरूरेजी की गई, उनके साथ ज्यादती की गई, उनको यहाँ रखा गया, हमसे बेजा में रखा गया, और आज तक सीडीसी या क्या बनाई है वो, जो लोगों को दहशत ज्यादा करने के लिए बनाई है, वो सो रही है। इन सब इश्यूज पे पर्दा डालने के लिए इस इशू को उठाया गया है। अब आई बात समझो, आपने पहला पॉइंट का है। अच्छा। इन इश्यूज को दबाने के लिए इस नॉन इशू को इशू बनाया गया है, और पाकिस्तान में अक्सर यही होता है कि असल इशू को दबाने के लिए नॉन इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं। एक, अब दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मौलाना को गुस्सा क्यों है, वही बताता हूँ। अन्ना और क्वेटा 4-5 दिन पहले वहां पर लोग शहीद हुए, सबको पता है। उसमें जेयूआई के 50% कारकुन थे। जियारत में पुलिस वाले शहीद हुए, उसमें जेयूआई के 90% लोग थे। जेयूआई के लोग हर जगह मौजूद हैं, हर सियासी पार्टी के लोग होते हैं। आपके बहन भाई भी किसी न किसी जगह होंगे, वो जॉब करते होंगे। इसी तरह केपीके के हालात खराब हैं। हम पिछले 2-3 साल से चीख रहे हैं कि भाई खुदा के लिए इनको ठीक करो। कश्मीर देखो, कश्मीरी बैठे हुए हैं, हम 10 दिन से कह रहे हैं कि वो बेचारे चाह रहे हैं कि हमसे बैठ के कंप्रोमाइज करो, हमसे बैठ के मामला तय करो। वो मौलाना को सालिस बना रहे हैं, ये उनको गोलियां मार रहे हैं। परसों भी 5 कश्मीरी शहीद हुए, एक मेरा फौजी जवान शहीद हुआ। क्या तमाशा लगाया उस मुल्क के साथ। हम मुल्क को खुरेज से बचाना चाह रहे हैं। मौलाना साहब कोयटा नहीं गए, अगर मौलाना साहब कोयटा चल जाते तो अमन अमान इनके बाप से भी नहीं संभाला जाता। वजीर आजम कोयटा गए हैं, उन लोगों के पास नहीं गए जो लोग धरने लेके बैठे हुए। इस वक्त भी धरने जारी है, मैं आपके नॉलेज में दे दूं। अच्छा। आपके चैनल में, क्योंकि ये मीडिया पे नहीं बातें चलाई जा रही ना, इस वक्त भी धरने जारी है। वजीर आजम सिर्फ वजीर आला हाउस से वापस आ गए। तो मेरी बात यह है कि इस सूरत में मौलाना को गुस्सा नहीं आएगा तो किसके घर आएगा। आपके घर में लाशें पड़ी हो तो मैं मुस्कुराऊं खड़ा होकर रोड के ऊपर अपने कारकुनों के सामने? कुछ तो मुझे कहने दीजिए। फिर मेरी जुबान क्यों बंद करना चाहते हैं? टीवी पे मुझे नहीं चला रहे आप, मीडिया पे मुझे नहीं चलने दे रहे। बहुत से अल्लाह करे आप जो मुझसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह करे आपका चल जाए, लोगों को तो ये भी नहीं चल रहा। रिकॉर्डिंग के बाद प्रोग्राम नहीं चलने देते। तो ये सूरत कब तक चलेगी? मुल्क में माशाल्लाह तो नाफिज नहीं है। हमारा मौकफ आना चाहिए आवाम के सामने। एक तरफा मौकफ जी मौलाना ने कह दिया, शोहदा के खिलाफ कह दिया, वो भी क्या कह दिया कौम को बताओ तो सही। शोहदा तो आज तक रोड पे नहीं आए, किसी शहीद के वारिस रोड पे नहीं आए, किसी लोग ने आके कहा कुछ नहीं है। आपके अल्ले तलल्ले वाले जिनको आप खुश करते हैं वही लोग शोर में जाते फिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत गलती कर रही है। हुकूमत अपने आप को बंद गली में ले जा रही है। हुकूमत से पीटीआई तो सवाल ही नहीं जा रही, अब जेयूआई से ही पंगा ले रही है। तो वो हमारे मामला को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि असल में इस बात में कुछ रखा नहीं है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया है ताकि जो कुछ खास इश्यूज हैं जिनके ऊपर मुतालबा किया जा रहा था कि डार साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, फैसल वाडा साहब ने भी किया, आपका भी गालिबन मुझे सेम ही मुतालबा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। जाहिर है ये बात एक इज्जत एहतराम की है, वकार की है, तो वो चाहते हैं कि इस इशू को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दे कि वो कहीं पीछे छुप जाए। लेकिन ये लोग आपसे दूर तो नहीं है। मुझे बताए 4-5 दिन से वो इशू है कहीं, जो मैंने 3-4 इशू आपको बताए हैं इशू कोई? वो बिल्कुल वो तो नजर नहीं आ रहे, वो तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये लोग आपसे दूर तो नहीं है, हुकूमती लोग आपसे दूर तो नहीं है। अभी आपसे कोई राब्ता हुआ है इन दिनों के अंदर कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है? उन्होंने कोई बात की आपसे? किस मुंह से करेंगे? पत्थर भी हमें मारे और फिर हमसे पूछे भी लगा कि सही नहीं लगा। किस मुंह से करेंगे हमसे बात? लेकिन फिर बात ये ना गौरी साहब, फिर वो वापस आ जाएंगे आपके पास और फिर आप खुले दिल से फिर वो आप कहते हैं कि ये तो हम मुल्क की सलामती में, मुल्क के वसीतर मफाद में इनके साथ बैठ गए हैं और फिर हमें सियासत भी तो करनी है। देखें, बात सुने, हम वज़ादार लोग हैं, हम सियासतदान हैं। जमीयत उलमा के मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब या उनके वालिद साहब थे, या उनके साथी नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, जिन लोगों ने इस मुल्क में सियासत की है, ये बड़े वज़ादार लोग हैं। हमारे घर पे किसी ने हमारा बच्चा कत्ल किया, वो भी माफी मांगने आ जाए तो हम उसे माफ कर देते हैं। हमारा थोड़ा सा फर्क है, दूसरों की सियासत तो हमारी सियासत में फर्क है। यहाँ जो अपोजिशन में बैठे है वो जाती दुश्मन बन जाता है, वो ना मुल्क को देखता है, ना कौम को देखता है, ना मुल्क की मसाइल को देखता है। वो कहता है भाई इसको चलने नहीं देना मैंने। और जो हुकूमत वाला होता है वो कहता है इस अपोजिशन को जिंदा नहीं रहने देना, उठा के जेलों में डाल दो, जैसे आजकल एक पार्टी के लीडर को डाला हुआ है 3 साल से। तो इस तरह मुल्क नहीं चला करते, सबको साथ लेके चलना होता है। हमने इन लोगों को पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहे हैं
लग रहा है इन्होंने अपने माजी से कोई सबक हासिल नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह JUI 1919 में बनी थी। ये किसी अस्करी लिबर्टरी में तैयार होने वाली जमात नहीं है। ये 78 साल से इस मुल्क में चल रही है और इंशाल्लाह आपको इसी तरह आगे बढ़ती हुई मजीद नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है सर। टेररिज्म के हवाले से भी आपसे बात करना चाहेंगे, खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान भी चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि ये वाकयात भी अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसकी वजह है और क्या वाकई इन ऑपरेशंस के जरिए हम इसको टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं? अब मैं बताऊं आपको कि यही बात तो मौलाना साहब ने कही है। अच्छा, मौलाना साहब ने तो यही कही है ना। मौलाना साहब ने कहा कि आप ये इतने ऑपरेशन कर रहे हैं, मसलन ये जो ऑपरेशन है जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में बलूचिस्तान में उस वक्त की मुंतखब हुकूमत जो अख्तर मैंगल साहब के वालिद साहब वजीर आला थे, उस हुकूमत को बरतरफ करके अकबर बुगटी साहब को जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने वहां पर गवर्नर बनाया था और वहाँ गवर्नर राज नाफिज कर दिया था। ये मुझे सन याद नहीं है, लेकिन 70 से 77 के दरमियान का वाकया है। तो उस वक्त से आज तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन चल रहा है। आपने क्या हासिल किया? इसी तरह KPK में पिछले 20-25 साल से हम इसी तरह हालत जंग में हजारों लोग मरवा दिए आपने, सिविलियन मरवा दिए कि सिविलियन 50-60 हजार 70 हजार सिविलियन हमारा मारा जा चुका है, इसमें शहीद हो चुका है इस लड़ाई में। दहशतगर्दी आप कर रहे हो ना ऑपरेशन, 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, 5 ऑपरेशन, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यही तो मौलाना ने कहा है। मौलाना ने यही कहा है कि हम मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और जब हम आप पर तनकीद करते हैं आप कहते हैं जी हम लोग, आप शहीदों के पीछे क्यों छुपते हो? ये है वो मुकदमा जो असल चल रहा है इस वक्त। अब समझ में आई बात? तो मौलाना साहब इसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या राय है जमात की कि क्या होना चाहिए ऑपरेशन? यही राय जो मैंने आपको बता दी कि मौलाना साहब ये समझते हैं कि इसको बैठ के सिविलियन लोगों को बैठ के सिविल हुकूमत जो है तमाम स्टेक होल्डर को बिठाए और बिठा के एक फैसला करे और फैसला करके फिर उस पर सारे इकट्ठे हों। ये ऐसा ना हो कि हम तो वज़ीर आज़म को 1 साल से कह रहे हैं कि आप इन कैमरा इजलास बुलाओ, इन कैमरा इजलास बुलाओ, इन कैमरा इजलास बुलाओ। वो तो इन कैमरा इजलास ही नहीं बुला रहे, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। कभी वो ईरान होते हैं, कभी अमेरिका होते हैं, कभी कहीं होते हैं, दुनिया के मामला हल करते फिर रहे हैं। घर में आग लगी हुई उनको नजर नहीं आ रही। तो क्यों नहीं वजीर आजम साहब बुलाना चाह रहे सर? इजलास भी नहीं बुलाना चाह रहे, इस इशू के ऊपर बैठ के मकामी लोगों से बात भी नहीं करना चाह रहे? उनका क्या है फ्रेम ऑफ माइंड और वो क्या समझते हैं कि क्या इसका बेहतर वे आउट है? वो कहते हैं ना कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई है कि बिल्ली खुद को चली जाएगी, ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अब नया जो चीज जिसपे मौलाना साहब ने कहा है उस पर सिविलियन को कहा गया है कि आप अमल कमेटी, जैसे एक दौर होता, आपको याद होगा कराची में एक अमल कमेटी बनी थी MQM के साथ, रोजाना दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हो रही थी। इसी तरह की वो कह रहे हैं कि अमल कमेटियां बन जाएं, अमन के वो बड़े बड़े बन जाए, जरगे बन जाएं और वो इनके साथ जाके लड़े। यही तो मौलाना साहब ने कहा है कि हम आपकी लड़ाई क्यों लड़े भाई? सही। फिर मैं उधर ही जा रहा हूँ ना, फिर आप जो मैं मौलाना के बयान की तरफ फिर चला जाता हूँ कि यही तो मौलाना ने कहा है कि आपकी ड्यूटी है बॉर्डर संभालना, आपकी ड्यूटी हमें अमन अमान देना। हमसे क्यों कहते हैं कि हम बड़े बड़े लश्कर बना के उनके साथ जाके लड़े? और फिर आपको मैं एक बात बताऊं, ये पख्तून या बलोच जो होते हैं इनमें दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती है। बिल्कुल। आप अगर देखें, अगर वो TTP पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी लोग है ना, खुद हुकूमत हमें कह रही है, हमारी एजेंसियां ये कहती हैं पाकिस्तानी है, बेशक उसके पीछे इंडिया है, बेशक उसके पीछे अफगानिस्तान है, मैं उधर नहीं जाता, लेकिन वो लोग तो यहाँ के ना, उनको वो लड़ रहे हैं हमारे साथ। तो उन्हीं के सामने पाकिस्तानी अमन जिरगा बन के जाएगा, दोनों तरफ के जो लोग मरेंगे, तो क्या वो फिर ये कब तक ये चलेगा सिलसिला? ये बताएं, ये तो खाना जंगी चलेगी। यही तो मौलाना फजल रहमान का बयानिया है जो उसने उस दिन तकरीर में कहा है। तो यही तो अच्छा ही लगा लोगों को और उठा लिया जी, शहीद को ये कह दिया, शहीद को वो कह दिया। असल बातें तो ये है जो छुपाई गई हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आप ये टीवी पे बता रहे हैं और हम इंशाल्लाह चलाएंगे भी, क्योंकि आप लाइव शो में हैं। लेकिन अगर हम कश्मीर के मामले को भी देखें सर, वहां पर भी मसाइल है, आजाद कश्मीर के मैटर के ऊपर भी आप क्या समझते हैं कि वहां पर भी आंखें बंद की हुई है? वहां पर भी ये हमें आज अख्तियार दें, बल्कि हमें ये भी साथ कह दें, आज मौलाना साहब को अख्तियार दें और साथ ये भी कह दें कि ये बातें मनवा दें। ये बात ये ना क्या कि उनकी सारी मान लें, ये क्या कि हमारी ये बातें आप उनसे मनवा दें, हम मनवा देंगे, ये मसला सुबह हल कर देंगे। खूनरेजी से मुल्क को बचाएं। क्यों नहीं बचाना चाहते? ये उन्होंने तो हमें बेचारे बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी हमसे रिक्वेस्ट की, फिर हमने उनसे 5-4 रिक्वेस्ट की परसों का आप धरना मजीद इसको अपना एहतजाज जो आपका मुजफ्फराबाद की तरफ है उसको मौखर कर दें। अच्छा। ये तो हमने कहा, उनसे रोका है उनको इस काम पे हमने, तो वो रुके 5-6 दिन और रुके। ये तो हुकूमत नहीं चाहती ना मसला हल करने, मसाइल तो उन्होंने हल करने, मैंने तो नहीं हल करने। मैं तो इन बिटवीन 2 आदमियों के बीच में बैठूंगा ना। एक फरीक ने मुझे अख्तियार दे दिया है कि आप हमारा मसला हल करें,
दूसरा फ्रीक मुझे बताए कि भाई हम ये इनके 20 मुतालबात हैं, हम 15 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, फिर हम उनसे बात करें कि 10 आपके मानेंगे, 10 में से आपने कितने छोड़ने और कितने मनवाने, बात तो आगे चलेगी ना। आप ये तो कह रहे हैं कि खामोश आजाद सो रही कश्मीर है। के मैटर के ऊपर भी मौलाना साहब की सालसी की ऑफर को नहीं हुकूमत ने सीरियस लिया, वहां पर भी वो बिल्कुल नहीं लिया, रवैया आज है। तक नहीं लिया, ना वो ले रही है जी। ठीक है, तो फिर अपेरेंटली क्या लगता है सर आपको पूरी जमात को, और क्या कि यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में बलूचिस्तान के मैटर के ऊपर वहां पर हम अमेरिका ईरान ये चला रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, रोज एक नई खबर पढ़ने को मिलती है, तो ये कैसे चलेगा, कैसे होगा? पारसी, ये बोलो किसी तरह 78 साल से चलता रहता है, जो भी हुकूमत आती है वो अपनी मर्जी कर जाती है। हमारे यहाँ मैं पिछले दौर में, आपको याद होगा, परवेज अलाई साहब की हुकूमत थी, पढ़ा लिखा पंजाब बनाया चला रहे थे ना, पढ़ा लिखा पंजाब चलता चलता आजकल की मौजूदा हुकूमत ये कर रही है कि जितने भी सरकारी स्कूल है उनको आउटसोर्स कर रही है, उनको प्राइवेट सेक्टर को बांट रही है कि तुम ले लो, हमसे नहीं चलते। वो पढ़ा लिखा पंजाब चला रहा था 5 साल पहले, वो स्कूल चला रहा था, स्कूल बना रहा था, ये आए तो ये कह रहे खत्म करो। अब इन्होंने साफ सुथरा पंजाब शुरू कर दिया। ये टाइम इसी तरह पास करते हैं, वो अपना वक्त गुजारते हैं, कौम की को कोई फिक्र नहीं है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में महंगाई कम हो रही है, हमारे यहाँ बढ़ रही है। जंग अगर ईरान में लगी है, तबाह हाल पाकिस्तान हो गया है, तबाह मेरा अवाम हो गया है। उन सब चीजों से तवज्जो हटाने के लिए, इन सब चीजों से तवज्जो हटाने के लिए ये ड्रामा सारा क्रिएट किया गया है, लेकिन अवामी पजीराई नहीं मिली। 5 दिन से एक्स पे टॉप ट्रेंड मौलाना फजल रहमान चल रहा है, अवाम के जरिए चल रहा है, मेरा कारकुन नहीं चला सकता। मैं तो एक सादा लोग हैं हमारे यहाँ, बेचारे बच्चे जो काम करते हैं कंप्यूटर पे, अवाम तावन कर रहे हैं, अवाम की वजह से ये टॉप ट्रेंड पे 5 दिन से मौलाना फजल रहमान चल रहे हैं। गूगल कह रहा है कि पिछले 4 दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली शख्सियत मौलाना फजल रहमान है। तो अवाम तो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हुक्मरान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आज ये बैठे हुए हैं, आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कब ये जाएंगे, तो ये मेरा ख्याल इसी तरह की गुफ्तगू जो आज हम अपोजिशन में कर रहे हैं इनको भी करनी होगी। अच्छा गौरी साहब, लास्टली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बोला था अभी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के हवाले से कि आप इसका कयाम करें और उसके बाद पता चले कि आज़ाद कश्मीर में एक्चुअल बात क्या है, कहाँ से किसने क्या करवाया है, और उसके बाद हम उसको रिकंसिलिएशन की तरफ लेके जाएं। आपको लगता है कि ये एक सेन बात है, मौलाना साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे और इससे वाकई फायदा होगा सिचुएशन को डिस्पोज ऑफ करने में? देखिए, बिलावल साहब ने मौलाना साहब को पहले दिन ही कहा था कि हम मौलाना साहब की सालसी अगर मौलाना साहब करते हैं तो हम इनके साथ हैं। अभी 4 दिन पहले भी बिलावल साहब से टेलीफोन पर बात हुई थी, उस वक्त कश्मीर में थे, मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने बात हुई है 15-20 मिनट। तो बिलावल साहब को यही कहा गया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब इनको मजीद टाइम दें, हम बैठ के बात करते हैं। तो मसला ये है कि वो जो भी कहते रहे, हमने तो बड़े बड़े यहाँ मुआहदे भी किए हैं, फिर बाद में मुआहदे तोड़ भी देते हैं, फिर हम ये भी सियासतदान कहते हैं कि मुआहदे जो वही तो नहीं होती, मुआहदे तो कुरान के मुआहदे तो नहीं होते, ये होते वो, ये चीजें होती रहती हैं। ट्रुथ कमीशन बनाए या जो भी करें, ये चीजें चलती रहती हैं। सियासत करनी है, वक्त गुजारना है, हुकूमत के 5 साल गुजर जाएंगे, मैं और आप यहीं बैठे हैं और बच्चे भी हमारे कल जवान हो रहे हैं, ना कॉलेजों में तालीम रही है, ना स्कूलों में तालीम रही है, महंगाई ने मत मारी हुई है, लोग पागल हुए फिर रहे हैं, ये अपना मजे लेके वो कहते हैं ना नैरो चैन की बैंसरी बजा रहा है। तो फिर ये कश्मीर के इलेक्शन की क्या हकीकत है? ये इलेक्शन होते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं सर, मीनिंगफुल है ये? इनकी ख्वाहिश तो यही है कि इलेक्शन ना हो और खुद ब खुद ऐलान कर दे कि फलां जीत गया, फलां जीत गया, जैसे इन्होंने गिलगित पे किया है। और यही लग रहा है आपको या सिचुएशन यही लग रहा है? गिलगित में खुद बिलावल ने कहा अपनी प्रेस कास्ट में ऑन रिकॉर्ड के जी जेयूआई की सीट है, वो जेयूआई की जीती सीट जो है वो जेयूआई को नहीं दे रहे, और अगले दिन जाके वही सीट इन्होंने खुद ले ली। और ऐसे ही आजाद कश्मीर में भी लग रहा है आपको सर? जी ऐसे लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा असलम गौरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे।